दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं एनजे एक्सप्रेस न्यूज। आज दिल्ली की राजनीति पे और सामाजिक मुद्दों पर बात करने के लिए बहुत दिलचस्प व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं। विजय मेहरा जी RWA प्रेसिडेंट है यहाँ पर पहाड़गंज के, और बीजेपी के नेता भी हैं, और कई सामाजिक कार्य मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इनसे। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार निखिल जी, मैं धन्यवाद करता हूँ एनजे एक्सप्रेस का कि आज समय निकाल कर हमारा सौभाग्य है जो इस यहाँ राजनीति और सामाजिक जो भी कार्यशैली है उसके आधार पर आपने जो समय दिया और मेरे को बोलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एनजे एक्सप्रेस। धन्यवाद तो सर आपका भी, इतने आप व्यस्त रहते हैं, आपने अपना समय निकाला हमारे लिए। अब हम शुरुआत करेंगे दिल्ली की राजनीति से। 1-1.5 महीने में चुनाव होने वाले हैं। जितनी सर्दी दिल्ली में दिसंबर के महीने में बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं सियासी गर्मी उतनी ही बढ़ती जा रही है। सियासत अब कहां तक पहुंच गई है हम आपको ये बताते हैं। आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उधर कांग्रेस ने, जो कि माना जाता है कि इलेक्शन के आखिरी दिनों में अपने प्रत्याशी घोषित करते हैं, उन्होंने भी अपने कुछ 30 से 35 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, कई दशकों से दिल्ली में वो सरकार में नहीं है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो बड़े राज्य थे, चार में से 2 बड़े राज्य हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत के बाद उसका मनोबल वहीं आ गया है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले था। अब इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहरा जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी तो मेहरा जी, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता भी, अब कार्यकर्ता है, आप कार्यकर्ता भी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। जी। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। जी। दिल्ली में लोकसभा में तो 7 की 7 सीटें लाने में हमेशा कामयाब रही, हमने देखा पिछले 10 सालों से। जी। अब आपको क्या लगता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहाँ है? देखिए जी, आपने जो मेरा परिचय दिया एक नेता के, भाजपा के, मैं कार्यकर्ता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। RWA का अध्यक्ष भी हूँ, ताकि उससे एक रिप्रेजेंट करने से मेरे को लोगों के व्यूज और लोगों तक जाके उनकी कार्यशैली को उपलब्ध करा के उनके कार्य करने का मौका मिलता है और हर एक के विचार जानने का मौका मिलता है। मैं एक विशेष जो रियलिटी है ना, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, देखो पहली आपने जो बात करी कि पार्टी, आप पार्टी की बात कर रहे हैं, सेकंड पे आपने कांग्रेस की बात करी। मैं नंबर वाइज ही आपको उस चीज़ का जितना मेरे को पब्लिक के अंदर अनुभव है और जैसे ज़मीन से जुड़ के लोगों से मिला हूँ, तो उस आधार पे मैं जो है वो प्रकाश डालूंगा इस चीज़ पे। देखो जी, पहले आते हैं जो केजरीवाल है, उसके बारे में पूरी दिल्ली क्या मतलब दुनिया को ये पता चल चुका है। स्टार्टिंग करते हैं किस तरीके से ये वहाँ से आया था और रामलीला ग्राउंड में मैं कोई चीज़ नहीं लूँगा, अन्ना हजारे उनको दगा दी उसने दगा दे के जो इन्होंने वादे किए कि मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, टोटल मिला के अब ये अपने आप को एक कैसे ना पढ़ा लिखा, इनकम टैक्स से आया था, अच्छी पोस्ट से आया था, इसको बारीकी से हर एक पब्लिकली को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और कैसे ठगना है ये शख्स जानता है बहुत अच्छे तरीके से। इसने पर कहते ना काट की हांडी एक बारी करते निकल जी, वो ये चढ़ चुकी है, लोगों को पता चल चुका है। इसकी पार्टी के कई नेता जेल के अंदर जा चुके हैं। कोई कोर्ट ऐसी नहीं है कि हाँ भी नहीं समझती हो, कोर्ट के अंदर जाके किसी भी नीचे से ऊपर तक कोर्ट जाके इन्होंने हर तरीके से अपने आप को सेव और डिफेंस करने का, पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की। पर कोर्ट हर चीज़ दिल्ली के संविधान को मानती है, दिल्ली के कोर्ट के जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको अपने तरीके से कोर्ट मेंटेन करती है। तो उस आधार पर ये हमेशा ही फैल रहे हैं। कितने लोग हैं इनके जो घोटाले के अंदर चले, कोरोना के अंदर देखो कितना बड़ा दिमाग लगाया इसने, कितना शैतान आदमी है। लगा के देखो जी, शराब घोटाले के अंदर किस तरीके से अपना कॉन्ट्रैक्टर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिया और पूरी परसेंटेज रखे, पूरी कहते हैं ना दिल्ली को डुबो दिया इसने शराब के अंदर। और ये पानी देखो, जल बोर्ड दे लो, कौन कौन सी बातें गिनाएं। इसकी बात वो नहीं है, रियलिटी जो है वो पब्लिक जान चुकी है। अब ये जितना मर्जी अभी लेटेस्ट में देख लो, ये जमानत में है, ठीक है ना जी, पार्टी से निष्कासित भी हुए, अलग से निष्कासित नहीं हुए तो हटाया तो है ही ना पार्टी ने किसी तरीके से। आतसी आई तो मजबूरी ना आई, एक उसके क्यों आई, कोर्ट के ऑर्डर से आई। और इसकी रेपुटेशन कोर्ट ने जब क्लैरिफाई कर दिया तो बुद्धिजीवी जो है ना और जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे तबके के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये आदमी किस तरीके से क्या बेवकूफ़ और क्या। अब दूसरा जैसे कोरोना के अंदर इसने बेवकूफ़ बनाया लोगों को,
पूरी दिल्ली को डुबो दिया। और अब ये घोटाले के ना पूरे संक्षेप में जान चुके सारे लोग। अब ये अपनी मनमानी और इस तरीके से, अभी देखो आपके सामने इसने बड़ा इलेक्शन का एजेंडे के अंदर इसने रख दिया जी कि जी हाँ जी 2100 रुपये मैं लेडीज को दूंगा जी, ये दूंगा। तो ये सब लोग जान चुके हैं। अब देखो ना बिजली का बिल, इन्होंने लोगों को ही लूटना है और ठीक है लोगों से ही निकालना है, लोगों से ही लूटना है। उसके तरीके से ये प्रोपोगंडा कर रहा है। प्रोपोगंडा करके आप देख लो, बिजली का बिल उठा के देखना क्या निकल जी। आप अपने घर का बिल उठा के देखिए, उसके अंदर देखो कितने टैक्स लगा दिए इसने। अगर 100 रुपये का बिजली का बिल है, उसमें जो कहते हैं 60% टैक्स ऐसे लगा दिए। छोटा तबका वो कैसे पड़ेगा उस बिजली के बिल को? वो कहता बिल आया जी हमने भर दिया। जो बुद्धिजीवी हैं वो देख रहे हैं कि ये टैक्स किस तरीके से लगा दिए, ग्रीन टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, कौन सी यहाँ पे कौन सी चीजें इसने करी है। आज ये एजुकेशन की बात करते हैं और किसी की बात करते हैं, जाके जहाँ देखा जाए तो खोखले खड़े सब। तो इसलिए ये इसकी पार्टी का तो आप छोड़ दो, अब लोग समझ चुके हैं। ये 2100 रुपये का जो भी ये प्रोपोगंडा करके बैठा हुआ, लोगों के माइंड बिल्कुल मेकअप हो चुके हैं और लोग समझ चुके हैं। ये थोड़ा सा उन लोगों को डेमोलाइज करता है, जैसे छोटे तबका है जैसे रहता है जो कि बस्ती में रहता है, वो भी अब समझते हैं कि हाँ भी ठीक है, ये आदमी किस तरीके से हमारे को बेवकूफ़ बना रहा है, किस तरीके से जमीनी हकीकत को छुपा रहा है। ये 2100 रुपये दे रहा है, तो उनको ये नहीं पता 21 कितने लाखों रुपए ये ऐंठ लिया लोगों से। ठीक है ना। तो ये तो है आप पार्टी का स्टेटस। ये तो भूल ही जाएगा दिल्ली के अंदर कोई भी किसी मकसद में कामयाब होगा, पूरी तरीके से प्रिपेयर है। यानी कि पार्टी विशेष की बात है। पार्टी हमारी जो जमीन से जुड़ी है, मैं आज फख्र से कह सकता हूँ, जो मोदी जी ने 70 साल में जो ये कांग्रेस ने और पार्टियों ने नहीं करा, उन्होंने करके दिखाया। देश के प्रति कहते ना, फौज के प्रति जो जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे अब आज ये राहुल जी गाना गाते हैं जी अब मैं कांग्रेस पार्टी पे आता हूँ, अडानी अडानी अडानी। अरे वहाँ क्लैरिटी मिल गई है उनको, फिर उसको उठा के अब राहुल चिल्लाता है जी हाँ जी ये संविधान दिखा रहा है, संविधान दिखा रहा है, संविधान। एक उसने ऐसा रट्टा लगा लिया जैसे लोगों को ना मैं डेमोलाइज, और अपनी बेइज्जती खुद करा रहा है। आज कांग्रेस की स्थिति, जिस टाइम कांग्रेस होती थी उसकी स्थिति ये है कि सिर्फ ये परिवारवाद से, और खासकर ये राहुल जी, इसको पप्पू के नाम से बड़े प्यार से बुलाया जाता है और बड़े प्यार से लोग बुलाते हैं कि हाँ पप्पू जी। पप्पू जी कौन होते हैं? बिल्कुल ना समझ नगारा, जिसको अकल ही नहीं है, बेवकूफ आदमी। ऐसी स्टेटमेंट है। इसके पार्टी के कौन कौन लोग हैं? गुलाम नबी आजाद देखो वो दुखी। इनकी पार्टी का जो बेड़ा गर्क करने वाले कांग्रेस का है वो सिर्फ ये राहुल गांधी और परिवारवाद है। अच्छे नेता हैं इसमें भी, हम कहते हैं, उनको लाते नहीं, उनकी हिम्मत नहीं परिवारवाद में आगे बोल सके। अपना होगा ना बुनियाद। अब दिल्ली है, दिल्ली के अंदर पैदा करो ना कांग्रेस के नेता जो बिन छुपे पड़े। क्यों डुगडुगी बजा रहे हो इस पप्पू के साथ? मत बजाओ, संगठन को बोलो, संगठन का बेड़ा गर्क कर दिए। हर कोई खिलाफ है, जब उठता है एक ऐसी स्टेटमेंट देता है, जब उठता है ऐसे। अभी आपने देखा पीछे वो अपना यहाँ पे सदन चल रहा है पूरा, और आराम से बाबूजी सोए पड़े, फोकस डाल के राहुल गांधी का पूरी पब्लिक के आगे ये पूरा होगा। वहाँ पब्लिक सदन है, वहाँ पे वहाँ सुना जाता है, लोगों को कहा जाता है, उनके दुख दर्द, उनकी आवाज उठाई जाती है। और जब आप अपने स्वार्थ की आवाज उठाते हैं तब तो सारे थपथपाते हैं। जब नेगेटिव रियलिटी तुम्हारे सामने रखी जाती है किसी तरीके से भी पार्टी से, तब बिल्कुल सो गए और हल्ला मचा दिया जी हम तो वॉकआउट कर रहे हैं, ये करते, ये नाटक है इनके। किसी तरीके से ये चाहते हैं मोदी जी को किसी तरीके से, या पूरी सरकार को, भाजपा को, ये हल्का सा भी कहते हैं जरा सा भी बाल बराबर छेड़ नहीं सकते। अभी वो इसलिए छेड़ते हैं, वो कार्यशैली प्रूफ देते हैं। अभी लेटेस्ट देख लो, थोड़े दिन पहले ही मोदी ने एक एक चीज का थप्पड़ मार मार के इसको गिनाया। क्या 26 मिनट में क्या भाषण दिया इसने? क्या भाषण दिया? खामखा आधी नींद में बोल रहा है, आधी वैसे बोल रहा है, और सारी भाषण के अंदर एक रूपरेखा बना के टारगेट कर रहा है कि हाँ जी मेरी, कहते ना मैं वनडे मैच खेलने आया हूँ, मेरी बॉल जरा बाउंड्री से बाहर जाए। अबे भाई कुछ कार्यशैली को तो देख अपनी। पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। मुंह में कहना नहीं चाहिए, परिवारवाद में माँ बेटे ने अपने मुंह के अंदर पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। उनको लाने खड़के जी, वो खड़कते रहते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कैसे खड़क रहे। ठीक है ना। और बस सिर्फ तेज बोल के सच्चाई को दबाया नहीं जाता, रियलिटी को उजागर करना पड़ता है। जो मोदी जी ने पूरे तरीके से भी भाषण दिया पूरा सदन के अंदर 4-5 दिन पहले, आप सुनोगे आपको पता चल जाएगा रियलिटी क्या है और वो क्या है। इसके अंदर वही चीज है, कोई भी मुद्दा उठा के फिर मुद्दा ले लास्ट में कांग्रेस वाले। वो हमने तो अभी देखा लेटेस्ट कांड हुआ कि हाँ संभल का,
हमने तो जी संभल में जाना है जी, संभल में जाना है। क्यों जा रहे हो तुम, ये पूरा माहौल खराब करने जा रहे हो? क्यों क्यों जाने देगी पार्टी? जो वहाँ की सुविधा है उसके आधार पे संभल में जाकर रियलिटी देख लो, सामने आ रही। मैं प्रणाम करता हूँ योगी जी को, बाबा जी को, आदरणीय साधु समाज से, और साधुवाद करता हूँ उनको अपने तरफ से। उन्होंने आज की डेट में देख लो, कल की न्यूज में देख लो, संभल में सारे मंदिर जो छुपे हुए थे, अनदर पार्टी और वो जो भी। अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली योगी जी ने कि वहां से अगर मस्जिद पड़ती है, वहां से जय श्री राम का नारा लगा के निकला जाए, बड़ी परेशानी है, बहुत परेशानी है। क्यों निकलने? जय श्री राम का नारा वैलिड नहीं है जी, ठीक है ना। ये मस्जिद के आगे या मस्जिद से निकल के मंदिर के आगे से जो मर्जी करके निकल जाए, आराम से निकलने दिया जाता है इसको, इनको विशेष वर्ग को। उसके बाद इनको परेशानी है, ठीक कह रहे। और उन्होंने कहा है ठोक बजा के योगी जी ने, एक एक आदमी को जिसने पत्थरबाजी करी छोड़ा नहीं जाएगा, नाजायज नहीं, उसी को उठाया जाएगा जिसने ये गलती करी। ये मेरा अनुवाद था आपसे। अच्छा, भारतीय राजनीति के अंदर हमने ये देखा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फ्रीबीज, जो बिजली पानी फ्री का जो नारा सबसे पहले दिया, उसके बाद कई सरकारों ने इसको फॉलो किया। तो मेहरा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुए, हमने देखा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। जी जी। उसमें 4 बड़े राज्यों में, हरियाणा हो चाहे झारखंड हो चाहे आपका महाराष्ट्र हो, सब में लाडली बहना योजना, मैया समान योजना। इधर झारखंड में किया तो सारी की सारी सीटें वहां शिफ्ट होती दिखी इंडिया गठबंधन की तरफ। वही हमने महाराष्ट्र के अंदर देखा, वही हमने हरियाणा में देखा। तो ये जो फ्रीबीज का लालच है, आपने कहा 2100 रुपए आम आदमी पार्टी ने की, उन्होंने तो अब करे। इससे पहले खुद भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर एक, जहां कांग्रेस ने कहा हम 2000 लेडीज को देंगे, वहां इन्होंने कहते हम 2100 देंगे लेडीज को। वहीं हमने देखा सेम झारखंड में मैया समान योजना हेमंत सोरेन ने कर दिया, तो सारा चुनाव चेंज हो गया, इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया। वही हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर, वो सारा चुनाव चेंज हो गया। वो जहां पर लोकसभा में सीटें इंडिया गठबंधन की इतनी ज्यादा आ गई थी, महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा था कि एक तरफा माहौल है, वहीं जैसे ही लाडली बहना योजना आई, वो सारा का सारा माहौल चेंज हो गया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो जी, पब्लिक जो है ना, वो हर एक स्टेट का अपना रवैया है, अपनी गतिशील कार्यशैली होती है। उसके अंदर वहाँ के नेता, वहाँ के कार्यकर्ता, वो किस आधार पे उस स्टेट को ले जाना चाहते हैं, किस आधार पे वो अपने राजनीति, अपने तरीके से कूटनीति जो भी बनाते हैं, वो पब्लिक के लिए फायदेमंद है या नुकसान है, वो स्टेट के जो कार्यकर्ता है या वहाँ के नेता है, ये बैठ के इसे डिसाइड करते हैं। यहाँ से लॉबी जो भी है, भाजपा की जाती जो भी, हाँ देखो गलतियाँ हार जीत होती है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चलो ये चीज़ें आपने बताई स्टेट पे, जब स्टेट पे बात करी, देखो ये किसी भी राज्य में एक सबसे बड़ी बात आप भूल गए। इनके लिए आप ये देखो ना, ये जिस राज्य से जीत जाए वहाँ ईवीएम का रोना ये डालते हैं, वो तो सही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे मैं आऊंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ हाँ, उस पे मैं आऊंगा। हाँ, उस पे आना आप, मैं उसी पे मैं चर्चा करने के विषय में हूँ। ये देखो सारी चीजें जो आप स्टेट वाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे ये प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस। देखो जीत हार कार्यकर्ता की कार्यशैली, पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि पब्लिक को क्या पसंद है, जमीनी स्तर पे पब्लिक क्या चाहती है। तो कहीं पे कोई अगर बात रह जाती है, जब वो रह जाती है, पार्टी मंथन करती है, आगे के लिए वो तैयारी करती है, ठीक है ना। उसके ऊपर सोचा जाता है भी कहाँ पे हमारे से गलती हुई, कहाँ से क्या हुआ। अभी आपने देखा कि बॉम्बे के अंदर जो भी महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, उसमें कितना टाइम कोई भी नहीं लगाएंगे, तीनों पार्टियों को सेटिस्फाई करके। ये कितना उछल रहे थे, चाहे राहुल ले लो या मुलायम सिंह के लड़के ले लो, ठीक है ना जी, और अखिलेश जो भी है, वो कितना उछल रहे थे। मतलब इनका काम है प्रोपोगंडा करके चलती हुई गाड़ी को ना एक्सीडेंट के मारने की कोशिश करते हैं, चाहे राजनीति से, चाहे कूटनीति से, या किसी तरीके बाहर से इनको पूरी सोर्सेस मिल रहे, फंडिंग आ रही है इनको। राहुल अभी जो जॉर्ज वाला मैटर आया था, वो भी उसमें देखा फंडिंग आ रही है बाहर से, और इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा अखिलेश को कि हाँ भी ठीक है कि हाँ भी हम कैसे इतना सब कुछ प्रोपोगंडा करके, ये करके वो करके, पीछे वो 8,000 रुपये वाला मैटर भी आया था, सक्सेस नहीं हो पा रहे किसी स्टेट में। हम मानते हैं, मैं भी ठीक है, कार्यकर्ता मेहनत करता है, पार्टी मेहनत करती है, प्लस माइनस चलता है, उसके ऊपर मंथन किया जाए रियलिटी में, सीरियसली जमीनी स्तर पे जाकर, तब तो वो कामयाबी मिलती है। माइनस प्लस चलता रहता है, आज दिन है, कल रात है, कल रात है, आज दिन है। तो ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। उसके हिसाब से अगर जो भी
साथ में चलेगा पार्टी का, वो हमेशा कामयाबी की ओर, आज नहीं तो कल वो हो जाएगा। आज वो प्रोपेगेंडा करके किसी तरीके को स्टेट जीत जाते हैं, कल रियलिटी वो पब्लिक को, जैसे यहाँ की रियलिटी सामने आई, पब्लिक समझ गए सारी आप पार्टी के लड़े जितने भी नेता, कई इतने मुख्य नेता अंदर चले, कितने लोग पार्टी छोड़ के आ गए, क्यों? चेंज हुआ ना, पता चलता है। अब ये नया सगुबा लेके आ गए, जैसे आप बता रहे थे कि भाजपा ने ये कर, वो एक नीति है अलग तरीके, करता कौन है? कहना आसान है, प्रमाणिक बात करना उस पर चलना बहुत मुश्किल है। जो चल गया, जो पब्लिक के अंदर कार्यशैली को लागू कर दी जिसने, वही कामयाब है। और हम मोदी जी को सलाम करते हैं, पूरे तरीके दंडवत प्रणाम करते हैं, इसलिए नहीं कि हाँ भी वो हमारी पार्टी के, इसलिए कि वो देशभक्ति से पूरा संपूर्ण धर्म समाज हर तरीके से, और कोई ना कोई कहते ना जो शक्ति, जो हमारा कल्चर है, हमारा सनातनी धर्म है, उसमें कोई भी चीज लगा लो, चाहे बनारस हो जाए, कोई भी ऐसे धर्म स्थान हो जाए, उसमें बढ़ चढ़ कर खुद वो उसमें रोल प्ले करते हैं और उससे समर्पण होते हैं, आत्मिक हो गए कुछ भी, उसमें ढल जाते हैं। आज किसी ने रखा है कि लौंग के ऊपर पूरे नराते रखे? आज तक किसी ने नहीं, नेता ने रखे होंगे, चलो हम नहीं जानते। जो तप ये करते हैं वो तपोभूमि में भी है, अलग अलग आत्मिक भूमि में भी है, कूटनीति में भी है, राजनीति में। आज वर्ल्ड के अंदर कौन वेट करता है? हर कोई कि मेरी कंट्री में मोदी जी आए, यहां तक प्रेशर बन गया, रोल मॉडल बन चुका है फॉरेन कंट्री में मोदी जी, हमारे उधर नहीं, कि वो आए और वो अपनी अनुभव को शेयर करें, और अपने अनुभव से शेयरिंग करके जो वो कोई चीज अनुभव देते या प्रैक्टिकल बताते, उस पर लोग चले और आगे कामयाब मिले। अच्छा, भारतीय राजनीति के अंदर हमने ये देखा है कि नारों का बहुत इंपॉर्टेंस रही है। जी जी। चाहे वो आप आजादी से पहले भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने दिया हो, चाहे उसके बाद और अन्य प्रधानमंत्रियों ने दिया हो, अब योगी जी ने जो नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी ने भी नारा दिया, एक है तो सेफ है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये देश के लिए सही है, या आप बताइए? देश के लिए भी सही है, हर एक के लिए सही है, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बोला उन्होंने कि बटोंगे तो कटेंगे, सबके लिए बोला, पूरे हिंदुस्तान के लिए बोला। और जो बांटना काटना चाहते हैं उनको तकलीफ होती है, उनको बिल्कुल छाती में ऐसी आग लग जाती है कि वो तड़पते हैं कि हमारा रोल मॉडल कैसे है, इसको कैसे काटें। मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है। भाई हम परिवार में अगर एक होंगे, सेफ होंगे, निकल, हम कह रहे हैं, मैं हूँ, विजय मेहरा, आप है, या पूरा चैनल है, वो परिवार मिलके चलेगा तभी, एक होकर चलेगा तभी तो कामयाबी मिलेगी। और बटेंगे तो कटेंगे, अगर बट गया तो सब कट गया, चाहे देश हो, परिवार हो या व्यवहार हो, बटेगा तो कटेगा। अब इसको उन्होंने अपनी राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, हर एक नेता ने, किसी वर्ग ने या किसी और तरीके से पार्टियों ने ये ढूंढते हैं कि इसकी नेगेटिविटी जो है एक्सीडेंट करे इनको, और इसकी नेगेटिविटी लोगों के आगे। देखो, ईश्वर बहुत बड़ी चीज है, रियलिटी समझते हैं हर कोई। बटेंगे कटेंगे का आपने नारा दिया, हम कह रहे हैं ना, परिवार से चालू होते हैं, देश से चालू होते हैं, तो ये चीजें बटेंगे तो कटेंगे, और कटे उन्होंने दूसरे तरीके से ले लिया। ये बताओ कहाँ जिसको देखो आज दूसरा वर्ग कौन निकलता है? कई जगह परसेंटेज जगह आप निकाल के देखोगे ना, चाहे आप टेरिस्ट ले लो, चाहे दंगा ले लो, या किसी चीज में ले लो, परसेंटेज निकाल के देखोगे, मुसलमान ही क्यों निकलता है वो शख्स? 100% में से आप 90% देखोगे मुसलमान ही आतंकी है, मुसलमान ही अलग तरीके से डिस्टर्ब करने वाला। और मुसलमान के वोटों पे ही तो ये जो अखिलेश हो गया, राहुल है, ये पप्पू, ये डुगडुगी बजा रहे हैं ना, वो डुगडुगी बजा रहे हैं, नाच रहे। ये नाच ठीक नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए देश को दांव पे लगा के राजनीति नहीं करी जाती, देश को समर्पण होके देश के लिए क्या अच्छा है। आज इकोनॉमी देख लो, मोदी जी के राज में कहाँ पहुंच चुकी है। आज ये उठा प्रमाण कोई भी लाए, प्रमाण लाओ ना, जवाब दो। और जवाब के आगे जवाब है ही नहीं इनके पास, कोई भी प्रैक्टिकल जवाब है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को भी कहते हैं जी मैनेज कर लिया, ठीक है जी, और ईडी को भी कह रहे हैं मैनेज कर दिया, आईबी को भी मैनेज कर लिया। अबे भाई मैनेज कर लिया, सारा देश जो चल रहा है ऐसे मैनेज होकर चलता है क्या? ठीक है, पार्टी है, वो भी है, हर एक को फ्रीडम है, मोदी जी ने कहा है, हर एक। वो तो जो पार्टी सेंट्रल में रहती है वो हमने देखा है, यूपी के टाइम में भी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि तोते में बंद पिंजरा, और अभी भी यही हाल है। ईडी का मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ जी। ईडी का मिसयूज तो हो रहा है, ये सब जानते हैं,
पहले कांग्रेस ने करा था सीबीआई का यूज, ईडी बनाई इसलिए थी। अब ईडी का मिसयूज इस तरीके से हो रहा है। हरियाणा के इलेक्शंस थे, हम हरियाणा में गए, वहां पर एक एमएलए थे सुरेश पनवार जी, उनके यहाँ हो गया है, उनको ईडी उठा के ले गई और 2 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट ने ये कह के छोड़ा है आप किसी भी एमएलए को ऐसे उठा लोगे आप, कोई उनपे जुर्म नहीं, कोई उनपे कोई 1 रुपए का उनपे आरोप नहीं, उनको हाई कोर्ट ने कहा वो कर लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, हेमंत सोरेन केस पे हमने देखा किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को उठा के ईडी ने जेल में डाल दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया अगर आप हाई कोर्ट से यहाँ आ तो गए आप सुप्रीम कोर्ट, अगर आप इस पे ज्यादा बहस करेंगे तो हमें सेक्शन 45 के बारे में सोचना पड़ेगा। सेक्शन 45 के बारे में बताइए, किसी भी व्यक्ति को उठा के ईडी जेल में डाल देती है, उसके बारे में क्या कहना है? देखो जी, इसमें सिर्फ मेरा यही सुझाव और विचार है कि देखो जो लॉ एक्ट कहता है, ईडी को भी जो राइट्स मिले हुए लॉ एक्ट के हिसाब से चलती है। वो जहाँ पे भी जो परसेंटेज देखोगे ना आप कहीं पे देखोगे, कई परसेंटेज तो ये है 95% ओपोजिशन के खिलाफ ईडी का यूज हुआ है और सिर्फ 3% केसों में, सिर्फ 3% केसों में नहीं ऐसा नहीं मैं समर्थन देता हूँ इस बात का। इतना करोड़ों रुपया जो मिला है, इतना सब कुछ मिला है, कांग्रेस के लीडर इधर यूपी में अपना समाजवादी के लीडर जो पकड़े गए हैं, वो जो 3% नहीं कम से 30 अरब रुपया होगा वो 3% लोगों के खिलाफ ईडी के जो विपक्ष की कार्यवाही है सिर्फ उसमें वो हुआ। ये आप अपना मत दे सकते हो, मेरा नहीं, ये चैनल का मत होगा अपना, जो रियलिटी है कि अगर ये चीज हो रही है, इतना जो पैसा पकड़ा जा रहा है, कितना पैसा गिनने में आता है, इलेक्शन से पहले कितना पैसा पकड़ा गया ना। तो ओपोजिशन का यही आरोप है, ये ईडी खाली काम, वो ईडी ने वैसे पकड़ लिया बिना राइट से, उनके पास राइट है तभी पकड़ा गया ना। और राइट्स के आधार पे वो अगर कोई केस अगर फाइल करते हैं तो कोर्ट जो है, कोर्ट मैनेज नहीं उसका, कोई जो एडवोकेट है वो कोई ऐसे नहीं है, वो भी एक रेपुटेड आदमी है एडवोकेट के ऊपर था, कितने बड़े से बड़े फिर वो खड़ा कर देते हैं, जब इतना पैसा पकड़ा जाता है वो पकड़ा जाता है। तो ईडी मैनेज, हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत अगर इंफॉर्मेशन में या कार्यशैली में 100 में से अगर 1-2% इस तरीके का केस निकल रहा है, वो इन्हें मुद्दा बन जाता है, उसको ये 90 को दबाना चाहते हैं। और जो आज कितना पैसा पकड़ गया देश का, ईडी ने पकड़ा था। तो मैं तो इस बात को देता हूँ कि हमें ठीक है, ईडी 1-2 बारी कहीं भी इंफॉर्मेशन में दिक्कत आ गई या कोई कार्यशैली में उनको गलत इंफॉर्मेशन मिल गया, वो मिल गई, हो सकता है, पर ईडी ने जो भी देश के लिए पैसा पकड़ा वो देश के काम आ रहा है, देश के खजाने में जाना है, किसी मंत्री या किसी नेता या किसी पार्टी के खजाने में नहीं जा रहा। सर ये तो हमने देखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी हो, चाहे वो यूपी सरकार हो चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट हो, ये मिसयूज करती आई है एजेंसीज का। बहरहाल हम बात करते हैं अब आगे दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स। 5 बड़े वादे केजरीवाल सरकार ने करे हैं जी, आपने सुने होंगे। मैं अभी ऑटो ड्राइवर्स के बीच में था, उनके पास गया, कईयों को वादे पसंद आए, कईयों ने कहा ये पूरे नहीं करेंगे। उनमें वादों में था 10 लाख रुपए का ये इंश्योरेंस देंगे, मेडिक्लेम इंश्योरेंस देंगे 5 लाख रुपए का, फिर बच्चों के लिए पढ़ाई का पूरा खर्चा देंगे, फिर उसके बाद 2,500 रुपए उनको देंगे ऑटो ड्राइवर्स को, और 1 लाख रुपए बेटी की शादी को देंगे। तो और इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ इस बात पे एक ही एग्जांपल दूंगा इसका, जो ये बोल रहे हैं ना, ये जो कहते हैं ना, ये रेवड़िया जो बांट रहे हैं केजरीवाल साहब, सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने के लिए, अपने को वो कहते हैं प्लस करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए तैयार है दाव, क्यों ये पैसा जो कौन से पब्लिक का तो है, जो लूटा हुआ पैसा है उसको इस तरीके से मैनेज करेंगे और इस तरीके से होपलेस करेंगे लोगों को। आएगा कहाँ से पैसा? और जल बोर्ड का इतना जो बकाया कौन दे रहा है? हर चीज फ्री, कौन फ्री में चलता है देश क्या? कुछ नहीं चलता फ्री में। समझिए, हमारे इनकम टैक्स के जो पैसे हैं, जो हमारे सुविधा हम ले रहे हैं, जो भी टैक्स दे रही है इतने बड़े बड़े, हर कोई आदमी दे रहा है, उसके पैसों से ये क्या अपनी मनमानियाँ करेंगे? एक वर्ग को इस तरीके से, एक वर्ग को जैसे ऑटो का बात है, मैं एक बात कहता हूँ ऑटो वालों को भी कि इस बात को समझो आप, कि आप ये बताओ ना कि इन्होंने कोई भी वादा किया आज तक क्या निभाया? ठीक है ना, सिर्फ ये रेवड़ियाँ बांटते हैं, खड़े सिर्फ ये इलेक्शन जीतने के लिए आपको पता नहीं महल सजा देंगे, ऑटो की जगह जहाज लगा देंगे आपके आगे। ठीक है, ये पूरे नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। खजाना होगा तभी पूरे होंगे, कैसे करेंगे? क्या इकोनॉमी है इसके ऊपर, क्या मैनेजमेंट है, किस तरीके से दिल्ली का खजाने को किस तरीके से मैनेज करेंगे? ठीक है, पढ़ा लिखा है वो अपने तरीके से, हाँ हेरे फेरी के लिए बहुत दिमाग चलता है उसका, यहाँ भी कहाँ से बचना है और कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या करना है। आज तक क्यों नहीं फाइलें साइन करी जितने आदमी अंदर के, क्यों नहीं फाइलें साइन करी? मतलब इतना वो समझदार है ना, मैं ना फंसू, सबको फंसा दूं। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी बात, ये वादे तो ये सिर्फ इलेक्शन अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, प्रैक्टिकल में नहीं आ सकते। कहाँ से लाएंगे निकल ये खजाना का, पब्लिक का पैसा, क्या पब्लिक को घरों से जाके मतलब लूटेंगे क्या? ये ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना। अब दिल्ली में सबसे 2 हॉट सीट मानी जा रही है,
एक नई दिल्ली सीट, एक पटपड़गंज सीट। आपने सुना होगा। पटपड़गंज सीट पे आते हैं पहले मनीष सिसोदिया जी, वहां से पहले प्रत्याशी थे। उन्होंने बैकआउट करा, कहीं और से लड़ रहे हैं दूसरी सीट से। अब अवध ओझा जो प्रख्यात टीचर हैं वो हैं। और नई दिल्ली सीट ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल भी छोड़ेंगे, लेकिन वहां से लड़ रहे हैं। इन दो सीटों के बारे में कुछ बात बताइए। आपने पटपड़गंज और नई दिल्ली की बात करी है। देखो पटपड़गंज जैसे सिसोदिया साहब है, जो भी है, साहब तो नहीं कहूँगा, अब तो मैं फ्रॉड ही करूँगा उसको आज को, तो इस वाणी से भी हम उसको नहीं नवाज सकते। देखो वो पार्टी है ना, ये अपने तरीके से कैलकुलेशन लेके चलते हैं, अपने तरीके, जैसे इनकी राजनीतिक कूटनीति। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, इतने बढ़िया बढ़िया लोग इन पे आए जिनको हम भी फॉलो करते हैं। आपने कुमार विश्वास का नाम सुना है ना, उनसे ज्यादा इनकी पोल पट्टी कोई नहीं खोल सकता, उसके आगे हवा में नंगे हैं ये। अगर उसने इनकी सबकी पोल पट्टी खोल दी, वो फिर भी अभी लिहाज करता है कि साथ बैठा उठा हुआ, और वो व्यंग में सारा कुछ बोलते कभी भी है, और बहुत बुद्धिजीवी है। मैं प्रणाम करता हूँ उनको, कुमार विश्वास जी को। ये जितने भी आ रहे हैं ना, ये जैसे बंधे हुए, ये कठपुतलियां हैं केजरीवाल की, चाहे कोई सिसोदिया लगा लो, वो लगा लो, ये चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लें, इधर से कैलकुलेशन लगाएंगे, इनको ये फैसिलिटी दे दो, वहाँ मीटिंग करेंगे जी, इनको ये फैसिलिटी दे दो, उनको ये फैसिलिटी दे दो। देखो हिंदुस्तान का जिसमें देशभक्ति की भावना है, वो ब्लैकमेल नहीं होगा वोट के लिए, मेरा ये मानना है। और जो देश इसमें नहीं सोचता, वो इन जो शराब के घोटाले और इन लोगों को जो जिनके ऊपर केसेस वगैरह चल रहे हैं, इतनी मेडल्टी के लिए अपने आप को अगर जो एक वोटर बेचना चाहेगा, तो उसका कोई जमीन नहीं होगा वोटर का, ठीक है ना। ये मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को देश के लिए बेचना नहीं चाहिए वोटर को, कार्यकर्ता को। जमीनी स्तर पे वो सबका सोचे, कहते हैं ना सर्वदा भला, ये सिर्फ अपना सोच रहे हैं। ये जो रेडियो बांट रहे हैं, सिसोदिया को वहाँ भेज दिया, वहाँ कैलकुलेशन लगा लीजिए, यहाँ से जीत जाएगा जी, मेरी सीटें इतनी आ जाएगी, उतनी आ जाएगी। हर कोई पार्टी करती है, हमारी पार्टी भी करती है, करके दिखाओ ना। सपने मत दिखाओ, साजन के सपने झूठे हो जाएंगे। जब सामने आएगा, वोटर आएगा, सब आएगा, सब समझ चुके। जब एक इन पे दाग लग चुका, जिन पे केसेस वगैरह चल रहे हैं, वो आके इलेक्शन लड़े, तो केसेस पे कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। बड़ी ऊंची ऊंची बोलते, सब रह के आए। संजय सिंह हो गए, बहुत ज्यादा बोलता है वो, ठीक है ना। कहाँ से क्या था वो, क्या नहीं, सबकी हिस्ट्री हम नहीं खोलना चाहते किसी, क्या करता था वो, हर एक कोई जानता है, कहाँ पे क्या करा उसने। तो इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे नहीं लगे, ये जैसे मर्जी प्रयास कर ले, दिल्ली नहीं जीत पाए। अच्छा विजय जी, क्रोल बाग की विधानसभा सीट है, मैं भी यहीं का निवासी हूँ, मेहरा जी भी यहीं के निवासी हैं। अब मैं ये पूछना चाहूंगा, विशेष रवि जी को यहाँ से टिकट मिल गई, आप चूंकि RWA प्रेसिडेंट हैं यहाँ के पहाड़गंज के, 10 साल का इनका कार्यकाल विशेष रवि जी का आप देखते आ रहे हैं, और आपके भी उनसे काम रहते हैं क्योंकि आप RWA के प्रेसिडेंट हैं। आप इनके कार्यकाल के बारे में कुछ बताइए, और इनको दोबारा टिकट मिल गई उसके बारे में बताइए। देखो जी, विशेष रवि के बारे में हम ये बताना चाह रहे हैं, मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरा एक फर्ज बनता है, ये MLA काउंसलर हो चाहे हमारी पार्टी के हो, तो चाहे काउंसलर हो या MLA हो, हम एक रिप्रेजेंट है RWA के न्यूट्रल पर्सन होके, वो अगर जो दायित्व है मेरे पास, पार्टी विशेष जो मैं यहाँ कट्टर में बीजेपी का हूँ, भाजपा मेरी माई बाप है, वो विचारधारा हमारी, जो RWA के अंदर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ निखिल जी, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं और भाजपा के भी लोग हैं और उसके भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के, ठीक है जी। आप कॉर्पोरेटर आपके यहाँ के भाजपा के, और MLA आपके विशेष रवि, और MP मानसी स्वराज जी भाजपा। अब आप इनका बताइए कि 10 साल में इनका कार्यकाल आपको कैसे लगा, और अगर इनको दोबारा टिकट मिला है तो। देखो जी, इनको अगर टिकट मिला है ना, ये बहुत ज्यादा अपनी विचारधारा के, ठीक है ना, जो चीजें कहते हैं ना उस तरीके से उतरते नहीं है। शायद लोगों को पता नहीं, अभी भी घोटाले का इनका पता चला, अभी पेपरों में भी आया था, ठीक है ना, सड़कों का भी आया था, काफी चीजों से। मैं उस बात पे आता हूँ जो मैं कहना चाहता, पहले बात आप अधूरी रह जाएगी कि हम रिप्रेजेंट है, हमारे को ना काम लेना है, न्यूट्रल पर्सन होके। RWA जो है, वो जो MLA है पार्टी विशेष नहीं है, वो काउंसलर है पार्टी विशेष नहीं है, होगा हमारे लिए एक RWA के एक न्यूट्रल पर्सन होके, हमने पब्लिक का काम जो नहीं भी करेगा हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, जाएंगे, और रिप्रेजेंट होके हमारे पास कोई भी आएगा, हम उसके लिए अगर ये काम नहीं करते उसके लिए विरोध भी करेंगे, लड़ेंगे भी इनसे, ये काम ठीक कर रहे हो, ये काम गलत कर रहे हो, उसका हमारे पास राइट है।
ठीक है जी 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 सर 2753 पे हम रहते हैं, आप भी वहीं रहते जी, हैं जी। सालों से, आप एक देख रहे हैं 7 नंबर गली की पूरी लाइन जाम है पिछले 2 सालों से। जी कंप्लेंटें कर करके थक गए हम। मेरा खुद का वहाँ पर गली का सीवर लीक है, मैंने खुद 500 रुपए देके अपना भी और बीच वाला भी सीवर खुलवाया। और ये तो प्रशासनिक कार्य होना चाहिए। देखो जी, जल बोर्ड के जो प्रशासनिक जो लोग हैं ना, जो वहाँ के ऑफिस के जल बोर्ड के नुमाइंदे, इनसे ज़्यादा व्यवहारिक दृष्टि से और रियलिटी से जो हम उनको अनुवाद करते हैं ना लोगों की परेशानी जाके, तो वो जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो इनसे ज़्यादा काम करते हैं हमारा। ठीक है ना, ये इनके अंदर एक चीज़ है, ये कूटनीति ये लेके चलते हैं कि जिस बुथ से हमारे को वोट मिले उस बुथ से वोट मिले, इनका ना पार्शियलिटी रहती है। जैसे आप जिसमें रहते हैं मैं भी रहता हूँ, 2nd नंबर पे आया था बुथ के, यहाँ भी जीता था, तो ये अंदर गिल्टी कॉन्शियस होते हैं यार, ये जिसने हमारे को हराया था, ये इनके दिमाग में रहती है। ठीक है, वो दिमाग में रहने के साथ ये इस तरीके से नहीं, ये अंधेरे में काम करते हैं लोगों। जैसे आप हैं, आपको बहुत बढ़िया से आपको समझा दे, कहते गुड़ ना तो गुड़ जैसी बात कर दो। ठीक है, वहाँ अधिकारियों कहते हैं ये काम है। मैंने उनसे पूछा था, मैंने इंटरव्यू लिया उनसे पूछा, मैंने कहा सर दिल्ली में ये कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप लोगों ने काम नहीं किया, जो काम हुआ है वो शीला दीक्षित की सरकार में हुआ है। हाँ। और जो जगह जगह पानी बह रहे हैं नालियों में से, गटरों में से, उसके ऊपर क्या है? तो उन्होंने कहा कि ओवरलोड हो गया है। उन्होंने कहा पर जनता, आप निखिल जी मान नहीं सकते, फूलबाग में जनता इतनी बढ़ गई है कि गटर वो ओवरलोड हो गए और हमें पता हम कैसे काम करते हैं। तो इनके काम कैसे हो जाते हैं? इनके जो वर्कर्स हैं, जो भी साथ लगे हुए कार्य करते हैं, उनका प्योरिटी बेसिस काम क्या होता है? अगले अलग से लेने को बिक जाती है, जो वो कहते हैं अलग से फंडिंग कैसे ले लेते हैं इसके नाम से, इनको पता नहीं होता क्या? इनके काम हो जाते हैं सारे और औरों के काम रुक जाते हैं, ये क्या मतलब है? पार्शलिटी है ना ये तो। मेरा पता कि हाँ भी ठीक है, ये विजय मेहरा इस पे विरोध करने वाला है, ठीक है, व्यवहारिक भी ठीक है, हमारे साथ मेलजोल भी होता है, आते भी है, सुख दुख में मिलते भी है, ठीक है, वो अलग विचारधारा है व्यवहारिक दृष्टि से। पर जहाँ पार्टी की या कार्यशैली की बात आएगी, रिप्रेजेंट है हम RW के, वहाँ हमारा विरोध हो जाता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। शायद उनसे ये 15 मार्च को निकल जी, हमने सड़क के लिए उद्घाटन के लिए इनको बुलाया था, तो इन्होंने करके गए। 7-8 महीने हो गए इनको बोला, ये इग्नोर कर रहे थे, हमारे को अच्छा नहीं लगा। कई जगह हम मिलते हैं, कहीं वो मिलते हैं, हमारे को अच्छा नहीं लगता कि हाँ भी लोग हमारे को बोले। अब रिप्रेजेंट इनसे पहले RW होता है, वो सुनता है पहले जो पब्लिक की, जो रेजिडेंस रहने वाला यहाँ का जो भी व्यापारी, उसे भी हमारा अच्छा तालमेल है, कोऑर्डिनेट कर चलती हमारी क्वालिटी है कि हमने कैसे व्यवहारिक दृष्टि से शिष्टाचार से उनको मैनेज करना है। तो उसी आधार पे हम जब ये कहते हैं, कई काम इन्होंने करे, जैसे भी करे आधार पे करे हमारे, और उसी आधार पे जैसे अभी लेटेस्ट हमारे मनीष चड्डा जी जीते हैं यहाँ से काउंसलर, वो छोटे भाई की तरह जो भी कार्यशैली, और वो जीतने के बाद सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं जो उनके अधिकार में आते हैं, सही तरीके करे। और वो भी नहीं करते तो अगर कोई हमारे पास आता रिप्रेजेंट और हमारे को बोलता आगे, कोई रेजिडेंट वेल्स में शिकायत करता है, हम उनको ये नहीं कि हम उनको भी दबाव डाल के वो पूरे काम हम कराते हैं। क्यों? हमको जवाब देना है पब्लिक के अंदर जाके, ठीक है ना। और हम कहते हैं भाई हमारे को हमने गालियां नहीं खानी आप लोगों के कारण, हमने आगे जवाब देना। पब्लिक हमारे से बोलती है कि ये काम हमारे को ये नेता नहीं कर रहा, वो नहीं नेता नहीं कर रहा। आज अभी देख लो, अभी 4 दिन पहले हमने जो भी इंक्रोचमेंट है, चूना मंडी, जो भी आपने अखबारों में भी देखा होगा, उसमें सारी चीजें दिखाई गई। हमने रिक्वेस्ट करी DC साहब से, हमने रिक्वेस्ट करी निगम पार्षद से, इकट्ठे हमने एक राउंड करा और हमने देखा जो इनलीगल जहाँ पे कारोबार चल रहे, प्रशासनिक जो अनदेखी कर रहा था, वो प्रशासन ने देखा, DC साहब ने खुद देखा यार ये तो गलत चल रहा है, उस पर कार्रवाई चल रही है। अब वो अखबार में हमने क्या करना, हमने तो सिर्फ जाकर समझाना ये चीज गलत है। किसके लिए? पब्लिक के लिए जो रहने वाले हैं यहाँ पे। और चलो ये मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पे RK आश्रम में, ठीक है, उस वजह से कुछ दिक्कतें होती है, पर कई दिक्कतें प्रशासन ना अनदेखी करके करता है। पोल्यूशन के NGT वाले कई आ चुके हैं, उनको भी हमने लिख के भेजा। यहाँ पे पोल्यूशन की बड़ी दिक्कत है, जिसका जो दिल करता है बिना लाइसेंस के, बिना उसके अपना लेजर कटिंग मशीन और कटिंग मशीन, किसी की वेरिफिकेशन ही नहीं है। यहाँ पे कौन आदमी कहाँ से आके पहाड़गंज के अंदर बस जाता है, ठीक है ना। बांग्लादेश के ऐसे लोग आए हुए हैं जो कि यहाँ भी यहाँ सिक्योरिटी पर्पज से भी ठीक नहीं है, उनकी वेरिफिकेशन। कई काम ऐसे हो रहे हैं, हमने नॉलेज में भी डाला, पर अंधकार में प्रशासन को जगाया जाता है। जाके एक काउंसलर के माध्यम से, चाहे MLA के माध्यम से, चाहे हमारे को पुलिस कमिश्नर तक जाना पड़े। तो पब्लिक की अगर सेवा के लिए आएगा, सेवा करेंगे, तो पब्लिक हमारे को चाहेगी, जो भी काउंसलर्स को चाहेगी, जो MLA को चाहेगी। ये तो पब्लिक ने देखना ना। पब्लिक आजकल कोई भी पब्लिक इतना पागल नहीं बना सकता पब्लिक को, समझती है कौन आदमी क्या बात कर रहा है।
मैं आज इंटरव्यू में बहुत अच्छी अच्छी बातें करके हाँ मैं ठीक है अपनी पार्टी है वो चीज, रियलिटी को पेश करो ना। आज तुम पहाड़गंज का पूरा राउंड लगा लो, आपको गटर, ये सड़क देख लो राजगुरु रोड की, संगत आशा की देख लो, और जगह देख लो, सब जगह घूमो तो सही कितने। हाँ इनके काम जो इनके कार्यशैली में आते हैं ना, इनके जो कार्य करता है, जो जहाँ जहाँ से पूरा मैनेज करा हुआ है, स्पेशल पैसेज मिलता है उनके लिए, स्पेशल पैसेज। वैसे तो उद्घाटन बहुत हो जाते हैं, ये चीज है। अब बहरहाल आप आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट है, मैं आपसे भी, विजेश रवि जी से भी मैंने ये बोला, हमारी गली नंबर 7 की बीच की लाइन बंद है, आप उसे खुलवाइएगा, ये आपसे बहुत बहुत गुजारिश है। अब हम बहरहाल बात करते हैं दिल्ली के। अब 3 पार्टी से त्रिकोणीय मुकाबला है। हमने देखा कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकाल रही है, केजरीवाल साहब सड़कों पर है, उधर हमने विजय गोयल साहब को देखा। अब आपको कुल मिला के माहौल क्या लग रहा है? देखो माहौल ये है कि जो भी जाके हर कार्यकर्ता के दरवाजे पे जाके, चाहे वो नाराज है या उसके कार्य नहीं हुए, उसको संतुष्ट करेगा, वही कार्य होगा। हमारे को जाना पड़ेगा, बातों से नहीं, 2100 रुपये ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके नहीं, ठीक है ना, ये नहीं, कार्य करना पड़ेगा, जाके कार्यकर्ता का मिलना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा सुख दुख में जाके, तभी कामयाबी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। दिल्ली में सरकार बन जाती है और फिर एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार हमने को देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स आए, सरकार के पक्ष में भी आए, एलजी के पक्ष में भी आए, लेकिन दिल्ली के जो कार्य हैं, हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसी टाइम पे शीला दीक्षित सीएम थी यहाँ की, 2 अलग अलग पार्टी के लोग थे, लेकिन कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई चीज रोकी हो या उनके एलजी ने रोकी हो या शीला दीक्षित ने शिकायत करी हो। ये अब पिछले 10 सालों में हमको देखने पे लगातार मिल रहा है। कोई भी ऑर्डर्स हो, कैबिनेट भेजता है, एलजी पास नहीं करते, एलजी भेजता है, कैबिनेट नहीं करता काम। तो इसका कुछ बारे में अभी हमने हाल ही में देखा, बस के जो मार्शल्स थे उनकी कई जॉब्स के लिए आतिशी जी कह रही है कि हमने उनको भेज दिया, वो उनके मंत्री जी भी उनके पैर पे पड़ गए, विधायक के बीजेपी के, वो सारे के सारे एलजी के पास गए पास कराने के लिए। ये क्या मतलब, आप बताइए इसके बारे में कुछ। देखो जी, आपने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इसके लिए आपको, जो आपने अटल बिहारी जी का नाम लिया, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे नेता और आदमी, और देश के लिए बहुत ज़्यादा कार्यशैली में समर्पित थे। और जो आपने शीला दीक्षित का नाम लिया, इनका कोऑर्डिनेशन की जो बात करी, उसका मैं समर्थन करता हूँ। जो मेरे को जहाँ तक ख्याल है, आरडब्ल्यू के लिए जो शीला दीक्षित सरकार थी जब थी, इनका कोऑर्डिनेटर जो भी था, इन्होंने आरडब्ल्यू को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी। आरडब्ल्यू के पास पावर्स भी बहुत ज्यादा है, हाँ। उनके टाइम पे मिली, और उनके टाइम पे वो टाइमली मीटिंग्स वगैरह भी होती थी। ये प्रपोजल हमारे जो मैं भाजपा से आरडब्ल्यू पहाड़गंज का संयोजक भी हूँ, प्रकोष्ठ है आरडब्ल्यू का, तो उसमें मेरा ये विचारधारा के लिए मैंने ये चीज़ें आगे करी है, और हमारे लोग लगे भी हुए हैं प्रकोष्ठ के सारे बड़े से बड़े अधिकारी। तो वो उसी तरीके से हम नीति आजमा रहे हैं। वो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छा था, वो टाइम अच्छा था। आजकल जो एलजी का सेकंड पॉइंट आपने जो लिया, एलजी का लिया, और ये अपना के आप पार्टी की जो सरकार है केजरीवाल जी का लिया, इसमें जो कंट्रोवर्सी है उसका आपने शायद इशारा किया है। उसके अंदर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, देखो जी, एलजी की अपनी पावर से, ठीक है जी, हर एक एलजी जो आता है वो अपने तरीके से अपनी पावर को देश के लिए, दिल्ली के लिए, जो भी उसकी पावर है, अलग तरीके से जो विधान है, एक्ट है, उसके अनुसार चलता है। ये उसका विपरीत बात नहीं करूँगा, जो रियलिटी है उसका उजागर करूँगा। आप पार्टी के ये केजरीवाल साहब है, उन्होंने उसका मिसयूज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया था। कोई फाइल है या कुछ भी हो, तो कुछ जो एलजी का राइट था ना, उसको वो अपने आप ही सारा मैनेज करके, चैलेंज करके उसको अपने तरीके से मैनेज कर रहे थे पूरे डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ कंट्रोवर्सी का मेन मुद्दा आया था, तो यहाँ दिक्कत क्रिएट हुई थी। और वो जो एलजी साहब आए हैं, वो कोई कहते हैं जो उनके पार्टी का उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो अपने राइट को अपने तरीके से चैलेंज कर रहा है, तो अभी कोर्ट है, वो भी, और उनका राइट है दिल्ली के अंदर। अभी पीछे वो कोर्ट तक भी बात गई है, क्यों एलजी के फेवर में गया, कोर्ट ने सुना ना, दोनों को सुना। कोर्ट तो भाई साहब छोटी छन्नी है, बड़ी छन्नी है, और उससे बजाओगे, छान के जाओगे, जब वो रियलिटी सामने लाएंगे, कहेंगे कोर्ट भी मैनेज कर दिया, ये तो ये बोलेंगे कोर्ट कैसे मैनेज कर लेंगे। ये तो जो अपने तरीके से ना चले ना, ये एलिगेशन का पुलिंदा उनके ऊपर थोप देते हैं। अब मैं मेन एग्जांपल देता हूँ, देखो दिल्ली है, यहाँ पे आयुष्मान जो योजना क्यों नहीं लागू करी केजरीवाल ने, क्यों नहीं कर रहा। अभी हमारी आदरणीय बांसुरी सबराज जो एमपी, वो अपना मेंबर पार्लियामेंट है,
उन्होंने केस फाइल किया कि इस तरीके से ये लागू होना चाहिए। मोदी जी भी कह रहे हैं कि हाँ भाई दिल्ली में, उन्होंने खुद बोला कि हाँ भाई लागू नहीं हो रहा, ठीक है जी। और कौन नहीं कर रहा जी? ये और जगह सब लागू सेंट्रल पूरा करा हुआ है ना। मोदी जी ने 5 लाख तक जो भी है आप कार्ड बनाओ, कितनी योजनाएं हैं, आप योजनाएं तो गिन लो। उसके बाद दिल्ली में आयुष्मान और राशन कार्ड पे आ जाओ। राशन कार्ड बंद कर दिए इसने, अब क्यों पेंशन चालू कर दी इसने? मतलब स्वार्थ है, सिर्फ इलेक्शन के लिए, सिर्फ वोटिंग के लिए कि मैंने जी वोट को हासिल करना, जिस वजह से पब्लिक का उसका इमोशनल वातावरण को उसको कैच करके और उसको बस सेटिस्फाई करके अपना उल्लू सीधा कर लूं, फिर उसी की जेब में हाथ डाल के उसका कत्ल कर दूं। ये कौन सी इंसानियत है? ये चीजें एलजी साहब जो है अपने लॉ एक्ट के अनुसार, कोर्ट के अनुसार जो होता है, एलजी साहब रॉन्ग जाएंगे तो कोर्ट के उनके फेवर में आता है, कोर्ट आया फेवर में, और उसमें भी इनको दिक्कत होगी, उनका फेवर ले रही है। तो देखो एलिगेशन कोई भी लाता, मेरे पे लाता है, आप पे लाता है, किसी चैनल पे लाता है, वो पे लाता है। रियलिटी को जो डीपली स्टडी करेगा ना, जो जाएगा नीचे उतरेगा, वो समझेगा। भारी मुखी बहुत बातें, भारी मुखी बहुत बातें चलती हैं, उनने उंगली कर दी जी, ये ऐसा है जी, वैसा है, ये बातें उंगली करने चाहिए। प्रमाण याद लाओ, प्रैक्टिकल लॉ एक्ट के अनुसार बात करो, बात बने, प्रमाण निकले, तथ्य दो ना, प्रमाणित तथ्य दो, तो माने हम तुम्हारे को। ये चीजें निकली। अच्छा, चूंकि आप आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट भी हैं, हमने पिछले 10 साल में केजरीवाल साहब की सरकार को देखा, उससे पहले 15 साल आपने शीला दीक्षित सरकार को देखा, जी ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम शीला दीक्षित सरकार के टाइम पे हुआ और जो अब आम आदमी पार्टी के टाइम पे हुआ, आप उसमें डिफरेंशिएट करें और बताइए कि आपको दिल्ली में पिछले 25 साल में किसकी सरकार ज्यादा अच्छी लगी, किसने ज्यादा अच्छे काम करे, उसके बारे में कुछ ब्रीफ कीजिए। देखो जी, मैं सिर्फ शीला दीक्षित जी को इसलिए फेवर करूंगा कि उन्होंने आरडब्ल्यू को बहुत प्रेफर किया और पब्लिक से जमीनी स्तर पे वो महीने में 2-2 मीटिंग्स लेती थी। सरकार को नहीं कह रहा, वहाँ दिल्ली सरकार को, सीएम को कह रहा व्यक्ति, उसकी अपनी कार्यशैली थी, शायद वो एक ऐसी थी कि उन्होंने अपनी कार्यशैली के आधार पे आगे बढ़े, ठीक है ना जी। और क्या कर रहे थे वो हम उनको नहीं जानते, उन्होंने जो आरडब्ल्यू करा वो आधार से हम समझ लें। बाकी जो भी हुआ, जहाँ जब से हुआ, कैसे हुआ, आप देखो, जब से पैसे का यूटिलाइज किया गया, फंडिंग जो पार्टी आई उसने कार्यकर्ता वोटर को यूज करके यूजलेस बना दिया, ठीक है जी। हमारी जो पार्टी, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, रियलिटी की बात कर रहा हूँ। अब मैंने ये कंपेयर किया जितना मेरा अनुभव है, मैं सभी पार्टियों को कहता हूँ जो 70 साल में किसी ने भी नहीं किया था। एक कमांडर मजबूत होना चाहिए देश का, समझ गया, वो देशभक्त भी है, ठीक है ना, और देश का सिपाही भी है। वो जमीन से निकला हुआ एक चाय बेचने वाला, जिसकी जिंदगी वहां से शुरू हुई थी, आज जो वहां पे बैठ गया। ये नहीं कि मोदी जी की बात करें, अब्दुल कलाम देखो, अच्छे आदमी थे, अच्छा काम करके के, जो अच्छा करेगा उसको तो अच्छा ही बोला जाएगा, व्यक्ति विशेष जो भी होगा। मोदी जी ने जो आप बात कर रहे हैं ना कि इतने सालों में कौन अच्छा लगा, शीला दीक्षित में सब आरडब्ल्यू को प्रेफर करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा आरडब्ल्यू को कहते हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने काम करा आरडब्ल्यू के लिए, और साथ में मीटिंग सबसे रही हो। और 70 साल में अगर मैं देखूं तो मैं किसी को भी प्रेफर नहीं, सिर्फ मैं अब जो मेरा अपना अनुभव आया, बहुत कार्य हुए बेस बना, अब जो मैं ये कहता हूँ 70 साल जो नहीं करा वो मोदी जी कर रहे हैं, और शायद आने वाले टाइम में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो मोदी जी के किसी चीज को भी छू पाए, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका करने का तरीका, वो अपने आप को ना झोंकते हैं उस चीज में कि ये कहते हैं बेस्ट, दी बेस्ट, और उससे अच्छा क्या हो सकता है जो पब्लिक के लिए, उनका अपना क्या है बताओ ना। इतनी तोमर लगा दी लोगों ने, अपना कुछ भी नहीं, वो देश के लिए समर्पित है। इतनी उम्र में भी कितने घंटे सो रहे, चारों तरफ जा रहे, देश वर्ल्ड में नाम उन्होंने इस देश का रोशन करा, इंडिया का। वो भी टाइम था अमेरिका वीजा के लिए आना करते थे, कितनी क्या क्या गिनवाए उनके लिए। आज उसको पूछ रहा है, वर्ल्ड पूछ रहा है, लोग देशों के प्रधानमंत्री आके सरेआम पैर छू रहे हैं उनके आके। यार ऐसी क्वालिटी तो पैदा करो, क्वालिटी कहने से नहीं होती, क्वालिटी करने से तब करा जाता है उसका, तब करने से उस प्रभावी बन के उस आदमी को देखा जाता है। जितनी तारीफ करूं। अच्छा, अब मेहरा जी, अब एक बात और बताइए, 3 पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला है दिल्ली के अंदर। दशकों से भारतीय जनता पार्टी हमने देखा, आखिरी बार 90s में थी, सुषमा स्वराज जी की कुछ टाइम सरकार थी, बदलाल खुराना जी थे। अब
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आपको क्या लगता है इन इलेक्शन में? देखो, कांग्रेस का तो मैंने बता दिया आपको, पहले भी जिक्र किया जो आपने पूछा था कि अपनों ने ही अपने घर को लुटा दिया, ठीक है ना। ये परिवारवाद हुए, कांग्रेस को नहीं कामयाब होने। ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस में, या ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है जिनकी वैल्यू खराब करा गया, उनको पूछ नहीं होता, कोऑर्डिनेट कर दिया सब कुछ। मैं नहीं मानता कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस किसी जगह पे भी कहता सबसे मैं तीसरे नंबर पे गिनता हूँ, वो भी मैं परसेंटेज के हिसाब से 20% ही चलता हूँ। आपको ऐसा लगता है अगर कांग्रेस को कुछ सीटें मिलती है तो इसमें आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। लड़े ना, ईमानदारी से लड़े, लोगों को सेटिस्फाई करे। लोगों का विश्वास जो उठ गया इनके कांग्रेस को, तो बिल्कुल खत्म हो चुकी परिवारवाद से। उनको अगर सेटिस्फाई करेंगे, मैं ये बात कहता हूँ, अगर ये कांग्रेस लड़ेगी, अगर इनको कुछ सीटें मिलती है या कुछ भी जाती है, तो बिल्कुल 110% आप पार्टी को नुकसान होगा और भाजपा को फायदा होगा। कितनी सीटें लग रही है सर आपको? देखो, इसका अनुमान नहीं लगा सकते, पर जिस तरीके से कार्यशैली चल रही है उस तरीके से दिल्ली को हमको जीतना पड़ेगा और जीतेंगे। चलिए, बहरहाल बहुत बेबाकी से इन्होंने, मेहरा जी ने अपनी बातें रखी। अब सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे। पहाड़गंज के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आप उजागर करते रहते हैं, हमने देखा है न्यूज़पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके बारे में कुछ बताइए। देखो, पहाड़गंज एक बहुत बड़ा, वर्ल्ड के अंदर पहाड़गंज का नाम है। इसके ऊपर मूवी भी बनी? हाँ, मूवी भी बनी है इसके ऊपर, कई हिस्ट्री है इसकी पहाड़गंज, ठीक है ना जी। तो इसके अंदर होटल्स व्यापार ज़्यादा है, ठीक है, होटल्स व्यापार ज़्यादा है। और कोई भी यहाँ पे जो भी होटल्स के, चाहे आप 400 रुपये कमरा चाहिए या आपको 30,000 रुपये कमरा चाहिए, आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपकी पॉकेट जितनी अलाउ है। क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत पास है, इसलिए यहाँ पर ये है कि कम से कम 7-8 हज़ार से ऊपर यहाँ पर होटल्स पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं। यहाँ पे जो पीछे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ना कि यहाँ होटल तो खुले हुए, पर हमें थोड़ी सी परेशानी इस वजह से आ गई कि यहाँ, मेरे को कहने में कोई इतराज नहीं, जिसके लिए मैंने आवाज़ उठाई, होटलों के अंदर कुछ बाहर के लोग आके, जो रेंट लोग यहाँ पे होटल के मालिक हैं, उनको दे के वहाँ पे प्रोसिक्यूशन का धंधा इन्होंने चालू कर दिया, जिससे यहाँ से रेजिडेंस लोगों को या धी बेटी को, इज्जतदार लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। साथ ही सप्पा, बार्स, जो इनलीगल तरीके से जो होटल्स हैं, देखो लीगली तुम तरीके से चलाओ, ठीक है, जो मालिक भी है वो भी अपनी मजबूरी बताते हैं कि जी हमारे को किराया ज़्यादा मिल रहा है। किराया ज़्यादा मिलने से किसी का जमीन ही मर जाता ना। और कुछ होटल ऐसे नहीं है, होटल लीज पे हमने देखा है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो बाहर से आके, ज़्यादातर जैसे बांग्लादेश से आ गए, रोंगिया आ गए, किशनगंज के लोग आ गए, कुछ और आ गए, तबके मतलब माउंटन्स जो है वहाँ पे वो हर एक नेगेटिव जो भी है कार्य कर रहे हैं। चाहे प्रोसिक्यूशन लोगों सपा के अंदर नेगेटिव हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है। तो प्रशासन के अंदर हम इस चीज़ का बोलते हैं, प्रशासन पे थोड़ा अलर्ट होता है, पर ये रुक नहीं पा रहा है, ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। मैं तो यही आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा होटल्स एसोसिएशन को कि आप जो भी अच्छे होटल हैं, इस जो वेश्यावृत्ति का यहाँ पे धंधा चल रहा है, इस तरीके से उसको ख़त्म करवाएं और ईमानदारी का। देखो, मैं एक बात कहता हूँ कि कई होटल नहीं है ऐसे, बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं, सिस्टम से चला रहे हैं, और जो जुड़े हुए हैं, जो ईश्वरीय ताकत को मानते हैं, जिनकी आत्मा ये अलाउड नहीं करती, वो जुड़े पड़े, वो ये नहीं कहते, क्यों ये कमाई उन्हीं के परिवार में जाती है, उन्हीं के किसी कोई ना कोई हिस्सा अंश तो जाते ही है ना। तो इसको ये देखें कि ये पाप की कमाइयाँ हैं, इस ना कमाई करके चाहे थोड़ा कमा लो ईमानदारी से, जो भी जिस तरीके से भी, इस चीज़ को वहाँ बढ़ावा मत दो। और जो भी लोग ये कर रहे हैं, इस पर रुकावट लगनी चाहिए। यही हमने दिल्ली पुलिस और चीज़ों पे भी इस विषय पे हमने कंप्लेंट्स भी करी है, और टाइम पे हम एक राउंड भी लेते हैं, और जो हमारे को नजर आता है हम उसको प्रशासन को बताते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो या कुछ भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सामाजिक, आर्थिक और राजनीति के मुद्दे पर बात करने के लिए विजय मेहरा जी से हमने टाइम मांगा, इन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए, सब बातें रखी। अब सर दिल्ली इलेक्शंस के बाद एक बार और आपसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी आपका और एनजी एक्सप्रेस का, जो चैनल यहाँ पे आया, और हमारा सौभाग्य कि उन्होंने आशीर्वादी रूप में हमारे को आके सुना और हमारी समस्याओं को आगे तक पब्लिक तक पहुँचाएंगे। रियलिटी को हम तो यही कहेंगे कि हर कोई समझे, और कोई कहने सुनने में हमारे कोई त्रुटि होगी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अरे नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।